तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, चैप्टर का नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। पढ़ेंगे क्या हम इसमें कि जब भी एक कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज का ऑफर लेके आना होता है तो उसको एडवर्टीजमेंट के तौर पे एक सर्कुलर, एक स्टेटमेंट इशू करनी होती है, जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ओके, तो चैप्टर 3 में हम यही पढ़ेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होती कैसे हैं, और अगर हमने सिक्योरिटीज को ऑफर लेके आना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनी को पूरी करनी पड़ेगी। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमारे सेक्शन सब वो है सेक्शन 23 से लेके 42 तक, और इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में क्या कवर करेंगे हम, पब्लिक ऑफर, जो कि सेक्शन 23 से लेके 41 तक है। दूसरे पार्ट में हम रिवाइज करेंगे प्राइवेट ऑफर, दैट इज सेक्शन नंबर 42। इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 से, दैट इज पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब कोई भी कंपनी है, वेदर इट इज पब्लिक कंपनी और एनी प्राइवेट कंपनी, अब मोड ऑफ इशू, वो इशू कैसे लेके आएगी। अब पब्लिक कंपनी है, वो तो इवन अपने मेंबर से भी पैसा उठा सकती है और बाहर वालों से भी पैसा उठा सकती है। बट जो प्राइवेट कंपनी है उसके पब्लिक ऑफर तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हो, पब्लिक कंपनी कहां से, आइदर वो राइट इशू से भी पैसा उठा सकती है, बोनस शेयर भी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी पैसा उठा सकती है, और प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ पीपी से, राइट इशू से, और वो बोनस इशू कर सकती है। उसको पब्लिक ऑफर लेके आने की अनुमति नहीं है, उसके ऐसे परमिशन नहीं है। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से, टू सब क्लोज 2 क्लोज 81। तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन है कि एवरी काइंड ऑफ शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक्स, डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ सीआईएस, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ऑल आर इंक्लूडेड अंडर स्टॉक या शेयर्स। बट आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई यूलिप है या कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो कि इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है, तो वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। वन ऑफ देम इज यूलिप, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर इंश्योरेंस प्लान आप कह सकते हो। तो सेक्शन 24 हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर हमें सिक्योरिटीज इशू करनी है तो उसके क्या रूल्स हैं, और अगर या फिर हमें सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो क्या प्रोविजंस होते हैं। अब रेगुलेशंस कौन संभालेगा, सेबी कौन सी रेगुलेशन होल्ड करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी रेगुलेशन होल्ड करता है। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको सब डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, और बोला गया है कि ये रेगुलेशन अंडरटेक कौन करेगा, सेबी, और ये रेगुलेशन अंडरटेक कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सिक्योरिटीज इशू कैसे करनी है, सिक्योरिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर कैसे करनी है, डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे नहीं हुआ तो क्या पनिशमेंट इंपोज करनी है, ये सारे के सारे मैटर्स कौन अंडरटेक करता है, सेबी। बट अदर मैटर्स हैं जैसे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कौन होल्ड करता है, इनकी पावर किसके पास है, इनकी पावर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। मतलब मैं आपको हिंदी में जनरल सा ग्राउंड लेवल बताता हूं क्या होता है प्रोस्पेक्टस। कोई भी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम पब्लिक को ऑफर देते हैं कि हमारे सिक्योरिटीज आप परचेज कर सकते हो। ए टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज या फॉर ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे कुछ भी नाम हो उसका, अगर उसके जो कंसेप्ट है वो एडवर्टीजमेंट का है तो उसको प्रोस्पेक्टस का नाम दे सकते हैं, और इसके अंदर सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इंक्लूड होगा और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी इंक्लूड होगा। अब सेक्शन 25 दैट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अगर कोई कंपनी है उसने अपने शेयर ब्रोकर को इशू कर दिए ताकि ब्रोकर या कोई और पर्सन कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक ऑफर लेके आ सके, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ब्रोकर पब्लिक ऑफर लेके आएगा, उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। उस प्रोस्पेक्टस को या उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। अब इसमें कंटेंट क्या है, वेयर कंपनी अलाउड एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन विद अ व्यू दैट दो सिक्योरिटी बीइंग ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। अगर कंपनी ने किसी पर्सन को सिक्योरिटीज अलाउड करी है, क्यों करी है, ताकि वो पब्लिक में इशू कर सके, और जिस भी डॉक्यूमेंट से वो पर्सन, वो मीडिएटर पब्लिक को ऑफर लेके आएगा, उसको कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, और जितने भी रूल्स प्रोस्पेक्टस के हैं वो उस कंपनी पर अप्लाई हो जाएंगे। अब कंडीशंस क्या फुलफिल होनी जरूरी है अगर मुझे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहना है, तो सबसे पहला, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू पब्लिक विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, कि जिस दिन हमने मीडिएटर को अपनी सिक्योरिटीज अलाउड करी हैं उसने आगे पब्लिक को विद इन 6 मंथ, विद इन स्पैम ऑफ 6 मंथ उसने फर्दर इशू कर दिया है।
तो वो कंपनी का ही अलॉटमेंट माना जाएगा। या फिर दूसरा, जहां पे इनिशियली पूरी की पूरी कंसिडरेशन हमें रिसीव नहीं हुई थी, उसी टाइम पे हम मानेंगे कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक के पास जा रहा है मीडिएटर से, वो कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। और इसको एक चीज और मानेंगे हम, अगर कंपनी ने राइट इश्यू दिया है और राइट इश्यू में राइट ऑफ रिनाउंसमेंट भी है, और राइट ऑफ रिनाउंसमेंट में जो मेंबर्स रिनाउंस हुए हैं और जिन पर्सन को रिनाउंस किया गया है, अगर वो मोर देन 50 है तो वो भी पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स एडिशनली स्टेट करने हैं सर? एडिशनली कौन से? तो मेन कौन से हैं? मेन हम पढ़ेंगे 26 में, और एडिशनल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेट अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, टाइम और प्लेस में प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट में बी इंस्पेक्टेड, किस टाइम पे और कहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट है वो इंस्पेक्ट हो सकता है। और जो पर्सन ऑफर लेके आ रहा है, या तो वो कंपनी का कोई बंदा हो, या अगर वो मीडिएटर है तो उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा। उसका नाम, एड्रेस और डी नंबर मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के साइनिंग रिक्वायरमेंट क्या है? एज पर सेक्शन नंबर 25, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स। जिन भी पर्सन के नाम एज ए डायरेक्टर लिखे गए हैं, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर के द्वारा वो साइन होना चाहिए, मस्ट बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स। अब सेक्शन 26 देखो क्या है। सेक्शन 26 से मेंबर मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो मुझे प्रोस्पेक्टस में डालने हैं? पहला, प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट मुझे डालनी है। अब एक डिक्लेरेशन मुझे देनी है, मैं कौन? एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट को और डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन देनी है कि जितने भी सेबी के कंप्लायंस है, जितने भी कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस है, और जितने भी एससीआरए एक्ट के कंप्लायंसेस है, वो सारे हमने कंप्लाई कर लिए हैं टाइम टू टाइम। ओके। और प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कब नहीं है? अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं, या फिर यूनिफॉर्म राइट्स के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, यूनिफॉर्म क्लास के या यूनिफॉर्म सीरीज के शेयर्स हम आगे इशू कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस के फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या मानी जाएगी? जिस दिन, जिस डेट को हमने उसमें इंडिकेशन डाला है कि दिस इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब प्रोस्पेक्टस शैल बी डिलीवर्ड टू आरओसी बिफोर इशुएंस। प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले मुझे आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट स्टेटमेंट की कंडीशंस क्या है? इन केस की स्टेटमेंट भी दी है बट वो नलीफाई हो जाएगी, मतलब इन कंडीशंस के होने से ये मान लिया जाएगा कि एक्सपर्ट ने कोई कंसेंट या कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दी है। पहला, ही इज इंटरेस्टेड, या तो कंपनी का फॉर्मेट करने में, प्रमोट करने में, मैनेज करने में इंटरेस्टेड है, तो उसने जो कंसेंट या डिक्लेरेशन दी है वो नलीफाई हो जाएगी। या फिर एक्सपर्ट ने कंसेंट ही नहीं दी है, या कंसेंट देने के बाद पब्लिक नोटिस दे के उसने विड्रॉ कर ली है, तो भी ये माना जाएगा कि एक्सपर्ट ने कंसेंट नहीं दी और प्रोस्पेक्टस के अंदर कंसेंट इंक्लूडेड नहीं है। डिस्क्लोजर ऑन फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के फेस पे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो पूरी कर ली हैं, और जो रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर ये थी कि हमने वो आरओसी को भी डिलीवर करना है, वो हमने आरओसी को डिलीवर कर दिया है। वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस दिन हमने आरओसी को डिलीवर किया वहां से 90 डेज के अंदर अंदर उसकी वैलिडिटी होगी, मतलब आरओसी को डिलीवर करने के 90 दिन के अंदर अंदर हमें इशू लेके आना पड़ेगा, ऑफर लेके आना पड़ेगा। अब 26 में कोई भी हमने डिफॉल्ट किया है तो क्या पेनल्टी हमारे ऊपर इंपोज होगी? कंपनी के ऊपर कितनी और एवरी ऑफिसर के ऊपर की? मेजर पेनल्टी की दोनों के ऊपर 50,000 के से लेके 3 लाख रुपीस तक। आफ्टर दैट सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्टेड स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, या फिर तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो प्रोस्पेक्टस में हमने डाली हुई थी, या फिर जो ऑब्जेक्ट क्लोज हमने प्रोस्पेक्टस में डाला था, वो ऑब्जेक्ट क्लोज मुझे चेंज करना है, तो किस तरह से मुझे चेंज करना पड़ेगा? If the company want to variate the terms and condition, company need to pass GMSR, कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और पास 1 में 2 एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ेगी, पहली किस में? इंग्लिश, और दूसरी कौन सी? वर्नाकुलर में, जिसमें हम वेरिएशन की और चेंजेस की जस्टिफिकेशन डालेंगे कि क्यों हम वेरिएट करना चाह रहे हैं। और जो पर्सन डिसेंट कर रहे हैं, मतलब जो एग्री नहीं कर रहे कि हमें टर्म्स एंड कंडीशन वेरिएट करवानी है, तो हम उनको एग्जिट ऑफर भी दे सकते हैं। ओके। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो भी पैसा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस से उठाया है, वो किसी अदर लिस्टेड एंटिटी के शेयर्स को बाय करने में, ट्रेड करने में यूज नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है। ओके। और फिर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर बाय सर्टेन मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब कोई मेंबर्स है और वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उनको बीओडी से कंसल्ट करना पड़ेगा, और बीओडी उनके बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेगा। फिर अब 28(1) क्या कहता है?
member in consultation with BOD offer their shares to public or does offer for sale. जब एग्जिस्टिंग मेंबर पब्लिक को अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले बोर्ड से कंसल्ट करना पड़ेगा और उसको हम ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं. डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड कॉल्ड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. और जिस डॉक्यूमेंट से कंपनी अपने ही मेंबर्स के शेयर्स को पब्लिक को इश्यू करेगी उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा. अब जैसे मेंबर्स किसको अप्रोच करेंगे, बीओडीज को, ताकि वो सारे के सारे डिसीजंस मेंबर्स के बिहाफ पे कैरी आउट कर सके. और जो भी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट किसकी, जो भी इश्यूएंस की कॉस्ट लगेगी वो कौन बियर करेगा, मेंबर्स बियर करेंगे. ध्यान रखना इस चीज का. ओके, मतलब या तो कंपनी बियर करेगी, मेंबर्स उसको क्या कर देंगे, रिम्बर्स. अब कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि ऑफर फॉर सेल पे अप्लाई नहीं होती है. मतलब प्रोस्पेक्टस की सेक्शन 26 में जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो ऑफर फॉर सेल पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है. पहली कौन सी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है. मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो भी एप्लीकेबल नहीं है. स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मतलब कहां पे किस जगह से हम पैसे यूटिलाइज करेंगे, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है. और कोई प्रोविजन हमें नॉन कंप्लाई किया हो तो उसकी भी स्टेटमेंट देने की नीड नहीं है. तो ये चार ऐसे प्रोविजंस हैं जो ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी को कंप्लाई करने की नीड नहीं होती है. सेक्शन 29 देखिए अब क्या है, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म. इसमें क्या बोला है कि हर एक कंपनी जो लिस्टेड है, ओके, और अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद ही इशू कर सकती है. और बाकी जो अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है उनके पास ऑप्शंस है कि या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकती है या वो अपना डीमैट में भी कर सकती है, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी कर सकती है वो. सेक्शन 30, एडवर्टीजमेंट में क्या चीजें मुझे स्पेसिफाई करनी है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, सिग्नेटरीज कौन है, मतलब सब्सक्राइबर्स कौन है, और कितने शेयर्स सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब्ड कर रखे हैं, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, जैसे डेट है, इक्विटी है, कितना डेट है, कितना इक्विटी, वो सारा हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद सेक्शन 31 दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ये कंसेप्ट क्या है, अगर कोई कंपनी मल्टीपल टाइम्स ऑफर लेके आना चाह रही है बट प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं करना चाह रही तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी के अंडर रजिस्टर्ड करवा सकती है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस prospectus in respect of which securities are issued for subscription in one or more issues over a certain period of time without the issuance of further prospectus. मतलब अगर कंपनी एक से ज्यादा इशू लेके आना चाह रही है विदाउट इशुएंस ऑफ एनी फर्दर प्रोस्पेक्टस तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करवा सकती है. ये क्यों आया कंसेप्ट, ताकि रिपीटेशन अवॉइड हो जाए और टाइम भी कम लगे, टाइम कंज्यूमिंग ना हो. अब इनिशियली स्टेज पे हमें जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी को डिलीवर करना पड़ेगा. इनिशियली का फर्स्ट ऑफर पे, ओके, और फर्स्ट ऑफर के बाद उसकी 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी कि जिस दिन पहला ऑफर आया उसके अगले 1 साल तक वो कितने भी ऑफर लेके आ सकता है. और सेकंड ऑफर जब लेके आएगा तो उसको कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की नीड नहीं है. हाउएवर उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास टू में, क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास टू में इश्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है. और सेकंड ऑफर लेके आने के 1 महीने विद इन 1 मंथ प्रायर, मतलब जो पिछला 1 महीने आएगा, लेट से मैं सेकंड ऑफर लेके आ रहा हूं 1 महीने बाद, ओके, तो जो आज महीना स्टार्ट हुआ है आज से लेके उस सेकंड ऑफर की डेट तक 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पास टू में पब्लिकली इशू करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या चीज जाएंगी, फाइनेंशियल पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, चार्ज कितने क्रिएट हुए हैं और अदर चेंजेस. ओके, उसके बाद देखिए हमारा एक इसमें कंसेप्ट है कि जब भी कंपनी फर्दर इशू लेके आएगी और पहले किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस मनी दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ने के बाद उसको ये लग रहा है कि मुझे और सिक्योरिटीज अलॉट या फिर और सिक्योरिटीज एक्सेप्ट नहीं करनी कंपनी की, तो वो अपने एडवांस मनी को रिसीव बैक मांग सकता है रिक्वेस्ट करके. और जिस दिन रिक्वेस्ट आई उसके 15 दिन के अंदर कंपनी को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा. और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल्फ प्रोस्पेक्टस दोनों ही क्या माने जाएंगे, डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस. उसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन में 32 दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसके अंदर कंप्लीट पार्टिकुलर्स नहीं होते प्राइस के और सिक्योरिटीज के, और जो कंपनी पब्लिकली इशू करती है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. टाइमिंग क्या होता है इसको इशू करने का, बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस. और जब हम सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे हैं उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले हमें वो आरओसी को जमा करवाना पड़ेगा. ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेम टू सेम रहती हैं एज पर प्रोस्पेक्टस. पोस्ट क्लोजिंग द ऑफर, जब हमारा ऑफर कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कितनी सिक्योरिटीज मेरे पास आई हैं और किस प्राइस पे आई हैं,
तो वो दोनों डिटेल मुझे दोबारा से आरओसी को एंड सेबी को भेजनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 33 दैट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि फुल पार्टिकुलर्स इसमें प्रोस्पेक्टस के नहीं होते हैं। प्रोस्पेक्टस का समराइज फॉर्म होता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हमें वो समराइज फॉर्म डालना पड़ेगा। ऐसी रिक्वायरमेंट्स बताओ जहां पे एवरेज प्रोस्पेक्टस अप्लाई नहीं होता। पहला, अगर हम अंडर राइटर एग्रीमेंट या फिर अंडर राइटर को कोई एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं ताकि वो मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाए, तो उस ऑफर लेटर में हमें कोई भी एवरेज प्रोस्पेक्टस लगाने की नीड नहीं है। दूसरा, ऐसे के शेयर्स जो हम पब्लिकली इशू नहीं कर रहे तो उसमें भी एवरेज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर जब मैं ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं तो वहां भी एवरेज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ओके, और अगर कोई शेयर होल्डर फुल प्रोस्पेक्टस एक्सेस करना चाह रहा है तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट पे फुल प्रोस्पेक्टस उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और कोई भी डिफॉल्ट सेक्शन 33 में किया है तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज होगी? 50,000 पर डिफॉल्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारे सेक्शन में 34 एंड 35। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है एनीथिंग दैट इज फॉल्स, मतलब कुछ भी जो कि गलत है। या तो हमने कुछ करके गलत किया है या कुछ ना करके हमने कुछ गलत किया है, वो दोनों ही मिस स्टेटमेंट में कवर होगा। रेमेडीज क्या है? अब अगेंस्ट द कंपनी दो रेमेडीज आती हैं, रेस्किशन की और डैमेजेस की। रेस्किशन की क्या रेमेडी आएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और डैमेजेस के लिए इशू भी कर सकता है। राइट ऑफ रेस्किशन कब अवेलेबल होगा? अगर किसी पर्सन ने शेयर्स को परचेज किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस को देख के ही शेयर्स परचेज किए हैं तो ही दिस काइंड वो कर सकता है। अफेक्ट क्या होगा? अब गलत इंफॉर्मेशन पढ़ के शेयर्स लिए हैं उसने, आखिर मतलब फ्रॉड किया था कंपनी ने, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है और शेयर होल्डर उसको रिस्काइंड भी कर सकता है। और एक्सेप्शन मतलब जहां पे राइट ऑफ रिस्काइंड अवेलेबल नहीं होगा, दो केसेस हैं, या तो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो, या फिर वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस टाइम उसने शेयर परचेज किए थे, तो इन दो केसेस में उसके पास राइट ऑफ रेस्किशन नहीं आएगा। और डैमेजेस लेने की रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होगा तो वहां पे एक्शन फॉर डैमेजेस वो ले सकता है। पर डैमेजेस लेने के प्री रिक्विजिट्स क्या है? पहला पहला जो फ्रॉड था वो मटेरियल नेचर का होना चाहिए। दूसरा, पर्सन इंड्यूस्ड होना चाहिए उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट से और उसको कोई डैमेजेस भी हुआ हो, कि डैमेजेस जब भी मिलता है जब उसको कुछ लॉस होता है। फिर आता है सेक्शन 35 दैट इज सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है कि जितना भी डैमेजेस इन्वेस्टर को हुआ है वो सारा का सारा कंपनी और उसके ऑफिसर्स रिम्बर्स करते हैं। हु शैल बी लायबल? कौन लायबल होगा? कंपनी और एवरी पर्सन हु इज डायरेक्टर, ऑथराइज्ड पर्सन, प्रमोटर या एक्सपर्ट। कोई भी पर्सन हो जिसने अथॉरिटी दी थी कि ये प्रोस्पेक्टस सही और आप आगे इशू कर सकते हो, वो शेयर होल्डर को लॉस रिम्बर्स करने के लिए लायबल ठहरा सकता है। लायबिलिटी क्या रहेगी? कंपनसेशन, जितना सामने वाले को लॉस हुआ है उतना ही लॉस रिमर्स करवाना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन वेयर द पर्सन इज नॉट लायबल, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे एक्सपर्ट लायबल नहीं होगा? पहला, अगर उसने कंसेंट दी थी पहले और उसने बाद में विड्रॉ कर ली हो तो एक्सपर्ट लायबल नहीं होगा। या फिर कंसेंट देने के बाद उसने एक पब्लिक नोटिस दिया हो और पब्लिकली बता दिया हो, क्या बताया हो? कि आप मेरी कंसेंट पर बिलीव नहीं करोगे। तीसरा, या फिर उसने एज एन एक्सपर्ट अथॉरिटी से अगर किसी और एक्सपर्ट की अथॉरिटी से कंसेंट दी है, मतलब एक्सपर्ट कोई और था, उस बेसिस पे उसने कंसेंट दी थी, तो भी वो एग्जेप्ट माना जाएगा। या फिर उसके पास वो डिटेल बिलीव करने के लिए या फिर उस फैक्ट को बिलीव करने के लिए उसके पास रीजनेबल ग्राउंड थे, तो भी वो बच जाएगा। या फिर उसने जो कंसेंट दी है, उसने जो डिक्लेरेशन दी है, वो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की एब्स्ट्रैक्ट कॉपी थी, तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। कितनी लायबिलिटी आ सकती है? पर्सनल लायबिलिटी आएगी विदाउट एनी लिमिटेशन, कोई लिमिट नहीं है। जितना सामने वाले को लॉस होगा उतने की ही मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। अब आता है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? अगर हमारा प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पाई गई जो कि अनट्रू या मिसलीडिंग है तो सेक्शन 447 में वो लायबल हो जाएगा। पर 447 कब लायबल नहीं होगा? बट वी से कि 447 कब लायबल नहीं होगा? अगर कंपनी अप्रूव कर दे तो जो हमने ओमिशन किया था वो इमैटेरियल था, मतलब जो हमने कुछ गलत डाला या कुछ नहीं डाला वो मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, वो इमैटेरियल है। या फिर वो
ऐसा वो ऐसा प्रूव कर दे कि जो हमने ओमिशन किया है वो नेसेसरी था, वो करना जरूरी था, अदरवाइज कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाती है अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाती तो यहाँ पे 447 की लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। और लॉस जो एक्चुअली इंकर किया है वो नेसेसरी नहीं है इन केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। बात सुनो, सिविल लायबिलिटी के लिए सामने वाले को लॉस होना जरूरी है, बट क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करवाने के लिए कोई लॉस होना जरूरी नहीं है। अब सेक्शन 36 इंड्यूसिंग, अगर मैं किसी भी जरिए से सामने वाले को पर्सन को इंड्यूस करता हूं ताकि वो मेरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर ले, या फिर कोई प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज ऑब्टेन करने के लिए मैं झूठे डॉक्यूमेंट से सामने वाले को इंड्यूस कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी 447। उसके बाद 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन इफेक्ट हुए हैं, जो भी एग्रीड पर्सन है, कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर शूट फाइल कर सकता है, कि ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकता है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कर सकता है। फिर क्लास एक्शन शूट क्या है, अगर मान लो काफी सारे हमारे एग्रीड पर्सन है, काफी सारे अफेक्टेड पर्सन है, तो इंडिविजुअली केस फाइल करने की बजाय वो क्लास एक्शन शूट भी कर सकते हैं। मतलब सब बंदे एक को ऑथराइज कर देंगे कि वो सबके बेस पे सामने वाले को अपीयर करेगा, सामने वाले को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको बोलते हैं क्लास एक्शन शूट। उसके बाद पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का क्या मतलब होता है, दिखावा करना, कि मतलब जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ना वो तो मेरी कुछ और है, बट सामने वाले को मैं कुछ और दिखा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनेशन। तो किसी भी पर्सन ने झूठा नाम देके, झूठा सरनेम देके, या अगर फिक्शिशियस कंपनी बना के शेयर परचेज करना चाहा है, तो वो थर्ड पर्सन की लायबिलिटी होगी 447 की। ओके, और फिर 447 दैट इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। सबसे इंपॉर्टेंट है 447। बात सुनो क्या है। पहला केस हमारा आया कि अगर हमारा फ्रॉड का अमाउंट, क्या बोला मैंने, फ्रॉड का अमाउंट 1% ऑफ टर्नओवर या फिर 10 लाख विच एवर इज लेस, ये तो हो गई हमारी लिमिट। अभी ध्यान से सुना, ये हमारी लिमिट कि 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लेस, ये लिमिट है हमारी। अब अगर फ्रॉड का अमाउंट, ध्यान सुनना, अगर फ्रॉड का अमाउंट इस लिमिट से कम हुआ और पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पेनल्टी लगेगी। कितनी? फाइन मैक्सिमम कितना? अप टू 50 लाख, एंड इंप्रिजनमेंट कितनी? अप टू 5 ईयर। दोनों भी लग सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी लग सकती है। अब दूसरा, अगर फ्रॉड का अमाउंट इस लिमिट जितना हो या इससे ज्यादा हो, तो पेनल्टी कितनी? इक्विवेलेंट टू फ्रॉड और 3 टाइम टू फ्रॉड मैक्सिमम, और ये भी जहां पे पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इंप्रिजनमेंट कितनी की इंप्रिजनमेंट होगी ही होगी साथ में, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स। ओके, अब चाहे 1 रुपया फ्रॉड क्यों ना हो, चाहे 1 रुपया फ्रॉड क्यों ना हो, अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है तो फाइन कितना? इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, और मैक्सिमम फाइन कितना? 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, और इंप्रिजनमेंट कितनी? मैक्सिमम 10 इयर्स, एंड मिनिमम कम से कम कितनी? 3 साल की पेनल्टी उसको प्रिपोज होगी। सेक्शन 39 क्या है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या चीज बोली गई है कि अलॉटमेंट जब तक वैलिड नहीं माना जाएगा, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% सब्सक्राइब नहीं हो जाता और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यूज को रिसीव नहीं हो जाती। एक्ट में मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और एज पर सेबी जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 25% ऑफ इशू प्राइस। तो ऑफर को वैलिड करवाने के लिए दोनों ही अमाउंट हमें रिसीव होने चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 30 दिन के अंदर अंदर हमें रिसीव नहीं हुआ, तो 30 दिन के बाद अगले 15 दिन में मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, और अगले 15 दिन में मुझे वापस नहीं किया तो 15% के हिसाब से मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। अब उसके बाद है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन हमारा अलॉटमेंट पूरा हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें पास 3 आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या डिटेल डालेंगे? लिस्ट ऑफ अलॉटी क्या है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज किस किसने अलॉट किया है, ये सब डिटेल्स हम उसमें डालेंगे। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम क्या अटैच करेंगे उस टाइम पे जहां पे शेयर्स हमने अदर देन कैश इशू किए हैं। मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आई है, कोई एसेट आई है, उसके बदले में मैंने सिक्योरिटीज अलॉट करी है, तो उस टाइम पे मुझे क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे? पहला, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैंने सिक्योरिटीज अलॉट करी है वो कॉन्ट्रैक्ट अटैच करना है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी का केस है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी है वो मुझे डिस्क्लोज करना है यहाँ पे। और उस प्रॉपर्टी की, उस एसेट की वैल्यूएशन कैसे निकाली, मुझे कैसे पता चला कि उस एसेट के बदले मुझे 10,000 शेयर्स देने हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया पास 3 फाइल करने में, तो पेनल्टी कितनी?
कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी, 1000 पर डे और 1 लाख विच एवरेज लेस। ओके, अब सेक्शन 40 क्या है, सेक्शन 40 है हमारा सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आना चाह रही है तो उससे पहले उसको अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाना पड़ेगा, और जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस में उसने लिस्ट करवाया है सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक भी स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन नहीं आई तो वो ऑफर इनवैलिड माना जाएगा, और उसको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस की उसने परमिशन ले ली है। ओके, और जो पैसा है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। और अगर मैंने कोई ऐसी कंडीशंस डाली है कि ये कंडीशन हमारे ऊपर इंपोज नहीं होगी, एक्ट बोलता है कि कंपनी के ऊपर इंपोज है, बट कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या डाला है, दैट दिस कंप्लायंस हैज नॉट बीन अप्लाइड फॉर अस, तो ऐसा वेवर हमारा वॉइड माना जाएगा। और अगर 40 में कोई भी डिफॉल्ट किया है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल नहीं आई थी फिर भी मैंने सिक्योरिटीज अलॉट कर दी, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी, 5 लाख टू 50 लाख, और ऑफिसर के ऊपर कितनी, 50,000 टू 3 लाख रुपीज। ओके, अब आता है कमीशन की बारे में, बात सुनो ना। अंडरराइटर मैंने अपॉइंट किया तो अंडरराइटर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा डेफिनेटली, पर कितना, शेयर्स का केस है तो 5% ऑफ प्राइस एट विच शेयर इज इशूड और रेट विच एवरेज लेस। बात सुनो, सिंपल सी चीज है, अगर शेयर्स हमने इशू किए हैं तो अंडरराइटर को कितना कमीशन जाएगा, 5% और एओए विच एवरेज लेस, मतलब एओए में अगर 4% डाला हुआ है और मैक्सिमम एक्ट ने कितना बोला है 5%, तो दोनों में से कम कौन सा है, 4%। और अगर एओए में मैंने 7% डाल दिया और एक्ट में कितना है 5%, तो विच एवरेज लोअर कौन सा है 5%, तो 5% अलाउड हो जाएगा। डिबेंचर्स, डिवेंचर का मैक्सिमम हमारा जो कमीशन है वो 2.5% और एओए विच एवरेज लेस। अब मान लो आर्टिकल्स में मैंने डाला है 5% डिवेंचर के लिए और एक्ट ने बोला है 2.5%, तो कितना मिलेगा विच एवरेज लेस, 2.5%। और अगर मैंने एओए में डाला है 1.5%, एक्ट ने कितना बोला है 2.5%, तो विच एवरेज लेस कौन सा है 1.5%। तो इस तरह से 1.5 हमारा अलाउड माना जाएगा। ओके, अब कमीशन के सोर्सेज क्या होंगे, जो इशू से प्रोसीड्स आई हैं वहां से पैसा हम दे सकते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वहां से पैसा दे सकते हैं, दोनों से भी दे सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस में मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अंडरराइटर का नाम क्या है, कितना हमने उसको कमीशन दिया है और कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उसने अंडरराइट करी हैं। और हमें प्रोस्पेक्टस डिलीवर करते टाइम, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा अंडरराइटर के साथ बना है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 40 तक पूरा कंटेंट। एक सेक्शन नंबर 41 है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स। इसमें ये था कि अगर कोई भी कंपनी बाहर शेयर इशू करती है तो पहले उसको कस्टोडियन या फिर जो फॉरेन डिपोजिटरी उसको शेयर्स देने पड़ेंगे, फिर वो कन्वर्ट करेगा उसमें, फिर जीडीआर की फॉर्म में वो शेयर इशू आगे कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द जीडीआर। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। अब जैसा कि इनिशियल लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी दो मोड से पैसा उठा सकती है, पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है और प्राइवेट से भी पैसा उठा सकती है, बट एक फाइनेंशियल ईयर में वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा उठा सकते हैं। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में कितने होने चाहिए, 200। ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 बंदों से पैसा मैं उठा सकता हूं। और 200 बंदे सिलेक्ट कौन करेगा, बीओडी सिलेक्ट करेंगे। ओके, एसआर पास करके, और उन पर्संस को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिफाइड पर्सन। अब 200 पर्सन में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड नहीं होंगे, पहला क्यूआईबीज, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एंड दूसरा एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ओके, और जो ये रिस्ट्रिक्शंस है 200 की वो इंडिविजुअली एप्लीकेबल होगी। इंडिविजुअली एप्लीकेबल कैसे, इक्विटी पे अलग, प्रेफरेंस पे अलग और डिबेंचर पे अलग। और एनबीएफसी पे और एचएफसी पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये कंपनीज आरबीआई की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। और अभी किसी भी केस में मैंने 200 मेंबर से ज्यादा शेयर इशू कर दिए हैं तो वहां पे वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर पब्लिक ऑफर माना जाएगा और सारे के सारे रिक्वायरमेंट और सेक्शन 26 एप्लीकेबल उसके ऊपर हो जाएगी। मैनर ऑफ इशूइंग क्या है, मतलब किस तरह से हम पीपी लेके आ सकते हैं। पहली बात, जितने भी आइडेंटिफाइड पर्सन हो उनको मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन फॉर्म में राइट ऑफ रेनोंसिएशन नहीं होना चाहिए। अब एसआर पास करना है मुझे, एसआर पास करने के लिए जो नोटिस जाएगा उसके अंदर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट भी होनी
चाहिए जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल डाली जाएंगी, जैसे वैल्यूअर कौन है, प्राइस का जस्टिफिकेशन क्या है, ऑफर की डेट क्या है, कब हमने बीआर पास किया है और अदर मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ और डिबेंचर अप टू द अमाउंट ऑफ 100% ऑफ पीएससी एंड फ्री रिजर्व्स है, तो साल में एक बार एसआर पास करना है, हर ऑफर पे एसआर पास करने की नीड नहीं है। और अगर क्यूए बीस को ऑफर कर रहा हूं मैं, तो भी साल में सिर्फ एक बार मुझे एसआर पास करना है, हर बार एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑफर लेके आने से पहले ऑफर लेके आने से पहले मुझे आरओसी को अपना रिजोल्यूशन डिलीवर करना पड़ेगा। ओके, और अगर इंडिया से बाहर मैं अपने पीपी लेके आ रहा हूं, तो मुझे फेमा के रूल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है जिसमें मैं आइडेंटिफाइड पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर्स को अप्लाई कर सकता है, वो है पास 4, जो कि हमें जिस दिन हमने उनको आइडेंटिफाई किया है कि दैट दीज वर द आइडेंटिफाइड पर्सन, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें पास 4 उनको सबमिट करना पड़ेगा। और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कौन से फॉर्म में मेंटेन होंगे, वो होंगे पास 5 में। मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग किस तरह से सब्सक्राइब करेंगे, देखो जो मैंने एप्लीकेशन लेटर उनको भेजा था उसमें वो सब्सक्राइब कर लेंगे और डीडी चेक अटैच करके वो कंपनी को पैसा दे देंगे। ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं बट पैसा प्राइमरी होल्डर से ही आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आरओसी की रिटर्न फाइल नहीं हो जाती तब तक कंपनी पैसा यूज नहीं कर सकती। और क्या फ्रेश ऑफर लेके आ सकती है, कितने भी ऑफर लेके आ सकती है, बट पहला ऑफर कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा ऑफर आएगा। पहला ऑफर चाहे किसी भी चीज का हो, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता दूसरा ऑफर नहीं आ सकता। और टाइम लिमिट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या है कि सिक्योरिटीज मुझे 60 दिन के अंदर अंदर अलॉट करनी है। 60 दिन के अंदर अंदर मैंने अलॉट नहीं करी तो अगले 15 दिनों में मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा। नहीं किया तो 60वें दिन से या 61st डेट से 15% के हिसाब से मुझे ब्याज देना पड़ेगा, नॉट 15%, आई एम रिपीटिंग अगेन, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम 61st डे। ओके, और पैसा कहां यूज होगा, अलॉटमेंट में यूज होगा। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वही बात है, जिस दिन अलॉटमेंट हो गई उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमें पास 3 फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर सारी चीज जाएंगी, कौन अलॉटीज है, उनके पैन नंबर क्या है, कितने सिक्योरिटीज लेंगे, कितना प्राइस है, वो सब। अब अगर हमने पास 3 फाइल नहीं किया पीपी के केस में, तो पेनल्टी कितनी इंपोज होगी प्रमोटर और डायरेक्टर के ऊपर, 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। और पीपी के सेक्शन में और कोई भी हमने डिफॉल्ट किया हो तो प्रमोटर कितने लाइबल है, जितना पैसा उन्होंने पीपी से रेज किया है और 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। और कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी है कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द व्हाट्सएप और आइदर ऑन टेलीग्राम। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।